वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आपके हम जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं और यहाँ से साथियों सीधे सीधे सवाल आपकी परीक्षा में पूछता भी है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी आपका लेटेस्ट वीडियो ना छूटे, क्योंकि हम यहाँ पर टोटल 125 शिफ्ट आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें से आज हमारी 6 शिफ्ट कंप्लीट होने वाली है, यानी कि 5 हो गई है, छठी आज हम बना रहे हैं। और साथियों, जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे वो आपका जो 22 जनवरी के दिन पेपर हुआ था, 22 जनवरी 2021 को, उसके हम सारे यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 22 जनवरी 2021 के। और टोटल 38 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। और एक प्रश्न में एक से अधिक फैक्ट पर हम चर्चा करते हैं, तो यूं समझ लीजिए आपके लगभग 100 प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करना है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो यहाँ पर 4 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनमें से किस अधिकार की गारंटी हमारा संविधान नहीं देता है? पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों ये। ऑप्शन देखते हैं। स्वाधीनता का अधिकार, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार। तो साथियों, भारतीय संविधान आपको व्यवसाय का अधिकार नहीं देता है, बाकी स्वाधीनता का, धार्मिक स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार देता है। टोटल साथियों हमारे संविधान में कितने 6 आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है? कितने 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में, और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक इनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। और ये हमने किस देश से लिए? तो साथियों ये हमने लिए हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इनको लिया है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और जंघना अस्थि के मेल से बनता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जबड़ा, दूसरा है हमारा हिप बोन, जिसको हम नितंब अस्थि बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन है कपाल, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पाद यानी कि पैर। करेक्ट आंसर साथियों इसका हिप बोन। क्या हो जाएगा? हिप बोन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये इलियम, श्रोणीखंड और जंघा अस्थि के मेल से बनता है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी? ये हमें बताना है साथियों। तो साथियों, कांग्रेस और उससे जुड़े हुए अधिवेशन रेलवे के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार करें। बार बार इनसे प्रश्न साथियों पूछ रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए प्रश्न, है ना। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी। कांग्रेस की साथियों स्थापना की हम बात करें तो 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो ये साथियों आपको मुंबई में देखने को मिली थी। कहां पर? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? तो ए ओ ह्यूम ने करी थी, है ना। किसने? ये इसके पहले महासचिव थे, ए यू होम। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया था? भोपाल में, भुवनेश्वर में, बेंगलोर में या भद्रावती में? तो करेक्ट आंसर है बेंगलोर में। कहां पर किया था? तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहां पर है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बेंगलोर। कहां पर रहेगा? बेंगलोर। चलिए थोड़ा सा हम इसरो के बारे में जान लेते हैं साथियों। तो इसरो का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके साथियों हेडक्वार्टर की हम बात करें तो वो आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा। कहां पर? बेंगलोर में देखने को मिलने वाला है इसका हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें साथियों तो वो है वी नारायण। कौन हो जाएंगे इसके अध्यक्ष वर्तमान में? वी नारायण इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और भारत की एक बहुत ही अच्छा संस्थान साथियों, जो हमें हर बार कहीं ना कहीं गौरव करता है विश्व स्तर पर। तो बेंगलोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान हमसे कहां से लिया? यूएसए से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या यूएसएसआर से लिया था? तो साथियों करेक्ट आंसर है इसका कि हमने जो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है ये यूएसएसआर से लिया था। वर्तमान में यूएसएसआर क्या हो गया साथियों? रशिया हो गया है। आप सभी को पता होगा कि ये क्या हो गया? रशिया हो गया है। 1991 में इसका
विघटन हो गया था, किसका, रशिया का विघटन हो गया था 1981 में, या इसको हम रूस भी बोल देते हैं कभी कभी। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो साथियों यूएसए से हमने क्या लिया है, तो यूएसए से हमने तो मौलिक अधिकार लिए हैं। फिर साथियों राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने कहां से लिया है, तो वो भी हमने साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग ये हमने कहां से लिया है, तो ये भी अमेरिका से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या साथियों स्वतंत्र न्यायपालिका ये कहां से ली है, तो ये भी यूएसए के संविधान से हमने एज इट इज ली है। आयरलैंड की बात करें साथियों, तो यहाँ से हमने लिए हैं डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हमने, तो वो लिए है आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका की बात करें साथियों, तो यहाँ से हमने लिया है संविधान में संशोधन, क्या लिया है यहाँ से, संविधान में संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा यूएसएसआर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो साथियों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी परिषद है उसका हमारा कनाडा सदस्य नहीं है, जिसको सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं। तो इसके साथियों 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, कितने, 5 परमानेंट, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि बदलते रहते हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर कभी भी नहीं बदलते हैं। तो रूस, फ्रांस और चीन के अलावा साथियों एक हमारा यूएसए है और एक यूके है, ये तो ये 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। कनाडा इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। चलिए कनाडा की यहाँ पर बात आई साथियों, तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ओटावा। क्या हो जाएगी, ओटावा यहाँ की राजधानी हो जाएगी। करेंसी की बात करें तो वो है कनेडियन डॉलर, क्या है, कनेडियन डॉलर। और वर्तमान में आप सब करंट अफेयर्स फॉलो करते ही होंगे, तो आपको पता होगा कि भारत और कनाडा के संबंध इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन दूसरा कनाडा बिल्कुल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है, तो ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड। तो एक से अधिक लोकसभा सीट साथियों किस राज्य की है, तो मेघालय राज्य की, किसकी, मेघालय राज्य की है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर करेक्ट है। सबसे ज्यादा अगर आपसे सीट पूछ ले तो साथियों 80 लोकसभा की सीटें हमारे किस राज्य की है, तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य की। इसीलिए हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरता है। ये उनका एक इंपॉर्टेंट नोट था साथियों कि दिल्ली होने का रास्ता उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है, क्योंकि यहाँ पर साथियों 80 लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर साथियों मेघालय राज्य के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आपका स्टडी जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो साथियों कुछ हम इसके लोक नृत्य देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ का वांगला बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, कौन सा हो जाएगा, वांगला। वांगला के बाद साथियों आपका लाहो यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण एक लोक नृत्य है, लाहो। लाहो के अलावा साथियों इंपोर्टेंट है शाद सुख, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, हालांकि एसएससी ने पूछा है, शाद सुख। इसके बाद साथियों आपका मिन सईम, क्या हो जाएगा, मिन सईम भी यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य परीक्षा में पूछा गया है। नोंग कर्म, तो इसको भी आप याद रखेंगे, नोंग कर्म, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा साथियों एक और है आपका बहंदी खलम, क्या हो जाएगा, बहंदी खलम। तो ये साथियों नाम आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन इनका आप जब बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये हमने मेघालय के यहाँ पर लोक नृत्य देख लिए हैं। तो वांगला हो गया आपका, लाहो, शाद सुख, मीन सईम, नोंग कर्म और बहंदी खलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लाइमेट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में साथियों भारत आया था ये क्लाइमेट एटली, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है विवेल योजना के रूप में, साइमन कमीशन के साथ, क्रिप्स मिशन के साथ या कैबिनेट मिशन के साथ। तो क्लाइमेट एटली साथ किसके साथ भारत आया था, तो ये साइमन कमीशन के साथ आया था। किसके साथ, साइमन कमीशन के साथ भारत आया था, बाद में वहां का प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन दूसरा साइमन कमीशन। अच्छा किस डेट को भारत में आया था साथियों, तो ये आपका आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था ये, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस दिनांक को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वोटर्स डे। ऑप्शन देखते हैं, पहला है 28 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या 25 जनवरी को। तो नेशनल वोटर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं साथियों, तो ये करते हैं 25 जनवरी के दिन। कब करते हैं, 25 जनवरी के दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, हमें बताना है कि वो पंजाब का कौन सा शहर है जिसको पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। कपूरथला को, लुधियाना को, अमृतसर को या जालंधर को।
तो अमृतसर को साथियों पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। किसको? अमृतसर को। अमृतसर में हमें क्या देखने को मिलता है? तो वो स्वर्ण मंदिर है, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी बोल देते हैं, देखने को मिलता है। स्ट्रेटेजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सभी प्रमुख मंदिर, मठ, चर्च हमें करने हैं कवर, क्योंकि आपसे परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछता है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो स्टैटिक जीके में साथियों आप एक और टॉपिक कवर करेंगे, प्रमुख सरकारी योजना। ये भी आपसे हर परीक्षा में एक एक क्वेश्चन इसका जरूर आ रहा है। प्रमुख सरकारी योजनाएं 2014 के बाद जो भी लॉन्च हुई है उनसे प्रश्न पूछ सकता है, तो उनको भी आप याद रखेंगे। और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो काफी पुरानी लेकिन वो भी परीक्षा में लगातार पूछ ली जाती है, जैसे कि मनरेगा बहुत फेमस योजना है, तो ये से परीक्षा में पूछ लेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेगा। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो यह ई बैंकिंग से संबंधित है, ई ट्रेडिंग से संबंधित है, चाइल्ड वैक्सीनेशन से संबंधित है, और हमारा बाल शिक्षा से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है साथियों बाल टीकाकरण से। किससे? बाल टीकाकरण से इसका संबंध है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी साथियों शुरुआत कब करी गई थी इस योजना की? तो इस योजना की शुरुआत करी गई थी 25 दिसंबर 2014 को। आप बार बार याद करेंगे तो आपको अच्छा आराम से याद हो जाएगा। जीके में साथियों मेन क्या होता है? रिवीजन, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपको आसानी से याद रहेगा। तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करी गई थी। कौन सा मंत्रालय ने करी थी साथियों? तो इसकी शुरुआत करी थी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य परिवार एवं हमारा जो कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा इस योजना की शुरुआत करी गई थी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, फिर हमारा माहिम की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या खंबात की खाड़ी। तो करेक्ट आंसर रहेगा कच्छ की खाड़ी को। किसको साथियों? कच्छ की खाड़ी को 1982 में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए गुजरात के हम अन्य नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों टोटल 4 नेशनल पार्क हैं। तो एक तो हमारा हो गया कच्छ की खाड़ी, सेकंड साथियों हमारा हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और आप सभी को पता होगा ये क्यों क्यों फेमस है? अपने एशियाटिक लायन के कारण फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा साथियों आपका तीसरा हो जाएगा ब्लैक बक नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? ब्लैक बक नेशनल पार्क हो जाएगा। ब्लैक बक या इसका अन्य नाम एक और भी है जिसको बोलते हैं वेलावदार। क्या बोलते हैं? वेलावदार। तो ये भी आप इसमें लिख लें कोष्टक में, वेलावदार। और फोर्थ हमारा नेशनल पार्क हो जाएगा वसंदा नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? वसंदा नेशनल पार्क। तो ये गुजरात के 4 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। साथियों मैं आपको पढ़ाने के फ्लो में बार बार सब्सक्राइब करने का नहीं बोलता हूं, तो प्लीज यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। टोटल मैंने आपसे वादा किया है कि टोटल आपके जब तक आपका एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए मैं सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चंस लाता रहूंगा। और फिर अगर ये हमारे कवर हो गए तो फिर हम स्टडी जीके की क्लास लाना शुरू कर देंगे। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, जैसे यूनेस्को के बारे में पूरा हमें करना है, लोक नृत्य करना है, प्रमुख मंदिर करने हैं। इसके अलावा साथियों प्रमुख योजनाएं पढ़नी है। इसके अलावा प्रमुख जो हमारे अनुच्छेद है वो पढ़ने हैं। ऐसे सारे बहुत सारे टॉपिक हैं। नेशनल पार्क पढ़ने हैं। नेशनल पार्क आपका जियोग्राफी में पढ़ना है और स्ट्रेटेजी के दोनों में से आप कहीं पढ़े। जनसंख्या हमें पढ़ना है क्योंकि जनसंख्या से लगातार परीक्षाएं में प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो प्लीज आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और छोटे भाई का अपना मनोबल बढ़ाएं। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? यानी जो भी हमारे अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, जैन, मुस्लिम्स, तो उनकी हितों से संबंधित है, उनकी हितों की रक्षा से संबंधित है। पहला ऑप्शन देखते हैं हम अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, तीसरा है हमारा अनुच्छेद 28 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 27। करेक्ट आंसर क्या साथियों इसका? अनुच्छेद 29। तो जो आर्टिकल 29 है ये जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उनको साथियों उनका प्रोटेक्शन के लिए उनके हितों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? यह बताना है। तो स्वधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। पहला है महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना। फिर दूसरा है महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना। थर्ड है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना। और फोर्थ है सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। तो साथियों ये इस योजना का उद्देश्य नहीं है कि सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना। नौकरी तो आप सभी पता होगा कंपटीशन एग्जाम पास करने के बाद ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती इस योजना के माध्यम से। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती हैं? तो स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर या स्पैम। तो साथियों करेक्ट आंसर है स्पैम। क्या हो जाएगा? स्पैम। तो स्पैम का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। आप सभी को बताऊंगा कि वर्तमान में समय में सबसे ज्यादा अपराध अगर कोई से हो रहे तो वो साइबर अपराध ही हो रहे हैं साथियों। आए दिन आपका फोन टैपिंग, आपके अकाउंट से पैसा उड़ा लेना या डीप फेक वीडियो वगैरह, तो ये सभी स्पैम से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन 4 नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? क्या है प्रश्न कि वो कौन महान स्वतंत्रता सेनानी है जिनको देशबंधु के हम नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर साथियों चित्तरंजन दास। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने साथियों पार्टी की स्थापना करी थी, वो आपसे अभी पिछली उसमें पूछा गया है, स्वराज पार्टी। जब हमने आपका शिफ्ट नंबर 5 से एनालिसिस किया था उसमें प्रश्न आया था। तो स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना करी थी मोतीलाल नेहरू के साथ। किसके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो इनसे ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है सीआर दास से। गोपाल कृष्ण गोखले साथियों कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्या थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, उनके राजनीतिक गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक कौन थे साथियों? तो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। क्या थे? कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के गरम दल के नेता। और इसके अलावा साथियों इन्होंने जो हमारा मुगल काल और अंग्रेजों का समय बंद हो गया था गणेश उत्सव, उसकी फिर से पुनर्स्थापना भी अपने बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। तो इन्होंने गणेश उत्सव को पुनः जागृत किया था कि फिर से गणेश जी बिठाइए और धार्मिक आयोजन कीजिए। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि एक प्रकार एक प्लांट हार्मोन है, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है क्लोरोफिल, थर्ड है थायरॉक्सिन और फोर्थ है ऑक्सिन। तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? तो आपका हो जाएगा ऑक्सिन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। तो साथियों टोटल हमारे 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। तो एक तो हो गया ऑक्सिन, अन्य हम देख लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो सेकंड हमारा हो जाएगा जिब्रेलिन्स। कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन्स। तो ये भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन्स। तीसरे की साथियों हम बात करें तो आपको हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। थर्ड नंबर पर हमारा हो जाएगा साइटोकाइनिन। फोर्थ नंबर पर हमारा हो जाएगा एबिसिक एसिड। क्या हो जाएगा? एबिसिसिक एसिड। ये हमारा थर्ड हो गया है, सॉरी फोर्थ, एबिसिसिक एसिड। और इसके अलावा साथियों एक और हमारा प्लांट हार्मोन होता है जिसका नाम है इथिलीन। क्या होता है ये? इथिलीन। तो ये 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन और जो थायरॉक्सिन है साथियों ये क्या है? तो ये मानव हार्मोन है। क्या है? थायरॉक्सिन और ये एक मानव हार्मोन है। क्या है ये? मानव हार्मोन हो जाएंगे, मानव हार्मोन। ये हो जाएंगे हमारे मानव हार्मोन्स। और आपका जो अन्य ऑप्शन एक और है क्लोरोफिल। ये क्या है क्लोरोफिल? तो ये साथियों एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है जिससे पौधे हमें क्या दिखते हैं? हरा दिखते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है और इससे क्या होते हैं साथियों? हमें पौधे हरे दिखते हैं। उनका मतलब एक प्रकार का वर्णक है। ये क्या है? वर्णक है। तो ऑप्शन 4 ऑक्सिन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों कौन सा शहर है जिसको हम कश्मीर में सेफ्रॉन टाउन यानी कि सेफ्रॉन केसर टाउन के नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखते हैं, श्रीनगर, जम्मू, पंपोर या सोपोर। तो साथियों पंपोर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको सेफ्रॉन टाउन के नाम से जानते हैं। इसका जिला अगर आपसे पूछ ले तो वो है पुलवामा। कौन सा है? पुलवामा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ब्रॉडबैंड हाईवेज, दूसरा है भारत के बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस, थर्ड है हमारा मोबाइल सेवाओं को वैश्विक पहुंच और फोर्थ है सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। तो ऑप्शन 4 साथियों डिजिटल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है कि सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों ये भी एक गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो मैंने आपसे बोला ना कि योजना से संबंधित प्रश्न जरूर पूछेंगे। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 1 जुलाई 2015 को। कब? 1 जुलाई 2015 को आपकी इसकी शुरुआत करी गई थी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया? तो श्री अरबिंदो, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू या रविंद्रनाथ
टैगोर। तो करेक्ट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने साथियों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, जिसको बाद मतलब विश्व भारती केंद्र की स्थापना करी थी, जिसको बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। 11 फरवरी, 22 जुलाई, 22 अप्रैल या 11 नवंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस हम इस दिन ऑब्जर्व करते हैं। कब करते हैं, तो 22 अप्रैल के दिन इसको हम मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैटिक जीके में आप एक और अपनी कॉपी में पॉइंट डाल लेना कि महत्वपूर्ण दिवस यानी कि इंपॉर्टेंट डे आपसे लगातार परीक्षा में पूछ रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो साथियों इंपॉर्टेंट डे से जुड़ा हुआ जरूर पूछ रहा है। चलिए साथियों 22 अप्रैल से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि 22 मार्च के दिन पता नहीं कितने दिवस मनाते हैं, मतलब 22 तारीख के दिन, जैसे 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं, ऐसे ही साथियों आपको 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। ये 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 तारीख को हम क्या मनाते हैं, जल दिवस भी मनाते हैं। इससे जुड़ा हुआ आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। और 22 मई साथियों, तो अब 22 मई को हम क्या मनाते हैं, तो 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस, इस दिन हम मनाते हैं। तो ये जो 22 तारीख है ना साथियों, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से जुड़ी हुई है जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक है, जैसे कि पृथ्वी, जल, बायोडाइवर्सिटी। तो इससे आप इसको याद रखेंगे कि ये क्या है, अधिकतर नेचुरल डे इस दिन हम मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस तो आप सभी को पता होगा कि हम 5 जून के दिन उसको मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन हाथी उत्सव मनाया जाता है, हमें बताना है कि वो कौन सा शहर है जहां पर एलिफेंट फेस्टिवल हम मनाते हैं। अजमेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या जयपुर में। तो प्रतिवर्ष साथियों हाथी उत्सव आपका मनाया जाता है कहां पर, जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर, जयपुर। जयपुर किसकी राजधानी है, हमारे राजस्थान राज्य की। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है साथियों, तो यहाँ पर आपको हवा महल देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पर आमेर का किला देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसी तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं साथियों, और ये पिंक सिटी तो है ही। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। मुंबई, नई दिल्ली, नागपुर और चेन्नई। तो करेक्ट आंसर है साथियों नागपुर। क्या है, नागपुर बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में है, तो वो नागपुर में स्थित है। नागपुर से साथियों और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। जैसे नागपुर से प्रश्न पूछा गया कि आरएसएस की स्थापना किस शहर में हुई है, तो ये भी आपका नागपुर में हुई थी। तो ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। एक और इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया कि B.R. अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लास की जो डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना कहां पर करी गई है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था कि शोषित वंचित दलित वर्ग की स्थापना या उनके संगठन की स्थापना अम्बेडकर द्वारा कहां करी गई थी, तो वो भी आपकी नागपुर में करी गई थी। तो ये नागपुर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर हमने देखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण पदार्थ है, और जैव निम्नीकरण का अर्थ है साथियों बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो धीरे धीरे उसका पृथ्वी में ही वो डिग्रेड हो जाए, वो समाप्त हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, पॉलीथीन। दूसरा है हमारा एल्यूमिनियम कैन, तीसरा है कांच, और फोर्थ है साथियों पौधे। तो सीधा सा लॉजिक है, पॉलीथीन, एल्यूमिनियम कैन और कांच इतनी जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन पौधे क्या है, तो साथियों पौधे बायोडिग्रेडेबल प्लांट है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है, किसका घनत्व सबसे कम होता है। तो पहला ऑप्शन है आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो करेक्ट आंसर है बहिर्मंडल। तो जो बहिर्मंडल होता है साथियों, इसका घनत्व क्या है, वो सबसे कम होता है। और सबसे अधिक घनत्व किस लेयर का होता है साथियों, अधिक घनत्व। तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों जो हमारा शोभ मंडल है, क्या है, जो हमारा शोभ मंडल, उसका घनत्व सर्वाधिक होता है शोभ मंडल का। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसको हम हिस्ट्री का क्वेश्चन भी मान सकते हैं या आधुनिक भारत का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है, यानी कि यहाँ पर कहां पर जंतर मंतर वेधशाला नहीं है। तो आप सभी को पता होगा साथियों कि जो हमारे महाराजा सवाई जय सिंह थे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा, महाराजा सवाई, एक मिनट रुकना, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा साथियों पूरे भारत में कितनी 5 जगह पर आपको पता होगा वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। 5 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। तो हमें बताना है कि किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंदौर में,
जयपुर में, वाराणसी में या उज्जैन में? तो साथियों इंदौर में उन्होंने जंतर मंतर की स्थापना नहीं करी थी, बाकी जयपुर, वाराणसी और उज्जैन, तो 3 तो ये हो गई साथियों। इसके अलावा साथियों दिल्ली और मथुरा, कहां पर? दिल्ली और मथुरा में उनके द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करा गया था। तो टोटल ये 5 यहाँ पर हमने देख ली। इसमें से भी अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि सबसे प्राचीन कौन सी है साथियों, तो दिल्ली की 1724 में। कब? 1724 में दिल्ली में जंतर मंतर की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा कराई गई थी, और ओवरऑल इन्होंने पूरे भारत में 5 वेधशालाएं बनाई हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो एक टॉपिक हमारा यहाँ से आ गया पुरस्कार। क्या आ गया? पुरस्कार, यानी कि इंपोर्टेंट प्राइज, पुरस्कार आ गया। इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट हमारा चैप्टर है बुक एंड ऑथर। क्या है? बुक एंड ऑथर। ये कुछ ऐसे 20 महत्वपूर्ण चैप्टर साथियों जिनसे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक कार्य, शिक्षा, सिनेमा या खेल? तो दादा साहब फाल्के साथियों पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किससे? एब्सोल्यूट सिनेमा, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में आपको पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में किसको दिया गया? करंट अफेयर्स के लिहाज से देख लेते हैं। तो साथियों मिथुन चक्रवर्ती को ही दिया गया है। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। अब मिथुन चक्रवर्ती को तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध अभिनेता है बॉलीवुड के। तो इनको 2024 का साथियों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, और 2025 का अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो जब भी करंट अफेयर्स में आप उसको अच्छे से देख ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ऑप्शन है गोदावरी और कावेरी, गोदावरी और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कि गोदावरी और नर्मदा? तो करेक्ट आंसर साथियों गोदावरी और कृष्णा। कौन? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों को साथियों पट्ट सीमा लिफ्ट परियोजना के माध्यम से जोड़ा गया है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन 30 पार्टिकल एक्सीलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। हृदय रोग, कैंसर रोग, रक्तचाप या मधुमेह? तो साइक्लोन 30 पार्टिकल एक्सीलेटर है, और ये कैंसर रोग के निदान में काम आएगा साथियों। किसके? कैंसर रोग के निदान में ये आपका काम आने वाला है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के ऊपर आधारित है। हमें बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसके ऊपर ये आधारित है? तो पहला ऑप्शन है तुल्यांकी भार, दूसरा है संयोजकता, तीसरा है परमाणु द्रव्यमान, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा परमाणु क्रमांक। तो साथियों जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आपको 18 वर्ग देखने को मिलेंगे, और आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। तो 18 है तो इसमें आपको वर्ग देखने को मिलेंगे, और 7 आवर्त यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो बताना है आपको। रांची में, मुंबई में, भोपाल में या बेंगलोर में? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च ये हो जाएगा हमारे साथियों मुंबई में। कहां पर हो जाएगा ये? मुंबई में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुंबई क्या है साथियों? हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आदि ग्रंथ है साथियों ये किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा? तो बौद्धों का, जैन का, सिख का या यहूदी यानी कि ज्यूस लोगों का? तो आदि ग्रंथ साथियों सिख धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? जैसे आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा? तो सिख धर्म का साथियों यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका अन्य नाम भी है गुरु ग्रंथ साहिब इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों इसको? गुरु ग्रंथ साहिब इसको बोला जाता है। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। अच्छा इसका साथियों संकलन किसने करवाया था, यानी कि इसको लिखवाया किसने था? जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे साथियों। अब बताइए मुझे कौन थे सिख धर्म के 5वें गुरु? तो सिख धर्म के 5वें गुरु पूरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक मिनट रुकना। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे साथियों? बताइए जल्दी से। तो सिख धर्म के 5वें गुरु हो जाएंगे हमारे अर्जुन देव द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो अर्जुन देव द्वारा इसको संकलित करवाया गया था या इसको लिखवाया गया था। तो करेक्ट आंसर है हमारा सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? नेचुरल रिसोर्स की। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं,
प्राकृतिक संसाधन केवल वनों में उपलब्ध होता है। फिर दूसरा है प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित वस्तु है। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। और फोर्थ है कि प्राकृतिक संसाधन केवल भूमि पर उपलब्ध होता है। तो साथियों प्राकृतिक जो संसाधन है वो भूमि पर, जल में, कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित, तो क्या कोयला वगैरह हमने बनाया, नहीं बनाया, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और प्राकृतिक संसाधन केवल वनों में, तो साथियों वनों में नहीं है, कहीं भी पा सकते हैं। यहाँ तक कि लोग तो चंद्रमा पर भी नेचुरल रिसोर्स ढूंढ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे कि जल हो गया, हवा हो गई, हमारे बहुत सारे केमिकल, पेट्रोल, डीजल सब तो होगा, ये सब प्राकृतिक संसाधन ही तो है, कोयला हो गया। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है लाल किले का लाहौरी गेट, दूसरा है इंडिया गेट, तीसरा है गेटवे ऑफ इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन हमारा बुलंद दरवाजा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। कहां पर साथियों इंडिया गेट कहां पर, चलिए बताइए। तो इंडिया गेट आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहां पर? न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा इंडिया गेट। तो इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था और 1931 में बनकर कंप्लीट हो गया था 1931 में, ये भी हम याद रखेंगे। अच्छा, इसके वास्तुकार कौन थे साथियों? तो वो थे एडविन लुटियंस। कौन थे साथियों? एडविन लुटियंस। तो दिल्ली में बहुत सारी इमारतें, संसद भवन, ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीजें डिजाइन करी हैं। तो एडविन लुटियंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट तो आंसर तो हमारा साथियों इंडिया गेट है, लेकिन उसके वास्तुकार पूछे तो वो एडविन लुटियंस हो जाएंगे। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? नहीं है, ये आप जरूर देखें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पिंटरेस्ट, दूसरा है ट्विटर, तीसरा है माउस, और फोर्थ है हमारा टम्बलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों माउस। तो माउस क्या है? माउस तो एक आउटपुट डिवाइस है। पिंटरेस्ट, ट्विटर, टम्बलर, इसके अलावा साथियों फेसबुक आपका क्या हो जाएगा? फेसबुक, इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम है ना, हाँ इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है? तो ये सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हैं, लेकिन माउस नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो साथियों वो होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो वो क्लोरीन होता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो अगेन आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है कि जो HTML है इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, टीम बर्नर्स ली, डेविड नोबल, केन क्रेमर या निकोलस वर्थ। तो इसका साथियों आविष्कार किया है आपके टीम बर्नर्स-ली ने। किसने? टीम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया है। किसका? HTML का। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी आप याद रखें, परीक्षा में पूछ सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए पूरा ही लिख देते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइटिंग पे मत जाना साथियों, अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि राइटिंग पे मत जाना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना। अगर कहीं त्रुटि हो जाती है, आपका कोई इंपॉर्टेंट सुझाव होता है तो उसको कमेंट कर देना, तो उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? ये हमें बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 6 हैं। तो उसमें से कौन सी भाषा यहाँ पर दी गई है? क्या जापानी आधिकारिक भाषा है, उर्दू है, चीनी है या हिंदी है? तो साथियों जापानी, उर्दू और हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है, चीनी आधिकारिक भाषा है। क्या है? तो चीनी यहाँ पर आधिकारिक भाषा हो जाएगी। चलिए अन्य हम सभी लैंग्वेज देख लेते हैं कि कौन कौन से आधिकारिक हैं। तो साथियों हमारी चीनी नंबर 1 हो गई। अब नंबर 2 पे हम देख लेते हैं अरबी। जो आपकी अरबी भाषा है साथियों, उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में घोषित किया गया है। इसके अलावा साथियों अंग्रेजी, क्या है साथियों? अंग्रेजी को भी वहां पर आधिकारिक भाषा माना गया है। फिर साथियों जो फ्रेंच भाषा होती है, फ्रेंच, इसको भी माना गया है। रूसी और स्पेनिश, तो ये यहाँ की 6 आधिकारिक भाषा हो जाएंगी। और इसके अलावा स्पेनिश, तो यहाँ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। लेकिन इसमें भी साथियों एक बहुत बड़ा झोल है, सिर्फ 2 ही भाषाओं में पूरी कार्रवाई होती है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ये 2 ही ऐसी भाषाएं जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी कार्यवाही की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पर कार्रवाई इन भाषाओं में
की जाती हैं। इसके अलावा ये आधिकारिक भाषा तो 6 लेकिन 2 ही मेनली काम में ली जाती है, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से साथियों हमारा यहाँ से कंप्लीट आज का एनालिसिस होता है। टोटल हमने यहाँ पर 38 क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और आपने वीडियो देखा होगा तो आपको भी इनका महत्व समझ में आ गया होगा। ऐसी आशा करता हूं कि वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखा होगा और सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे। तो साथियों ऐसे ही आपका यहाँ पर 125 शिफ्ट का जीके जीएस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डेली 1 शिफ्ट के पीवाईक्यू यहाँ पर हम कवर करते हैं। आज हमने देखे 22 जनवरी के। तो साथियों फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब जरूर करें हमें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। ऐसे आशा करता हूँ कि जो भी हमारा वीडियो देख रहा है सभी साथी इस बार रेलवे एनटीपीसी में क्या करें, तोड़ दें, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल दशरथ राम मांझी आप बन जाएं और इस एग्जाम को आसानी से पार करें, क्योंकि 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आ गया है। अब आपका काम है इसको देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।